नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 12 दिसंबर 2025। और आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हम। आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स। हमने सब कुछ छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डूज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की लगभग सारी बड़ी खबरें अगर आप देखें तो एक ही थीम के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो है बदलाव का ढांचा। स्ट्रक्चरल चेंज। बिल्कुल सही। हाँ, स्ट्रक्चरल चेंज। चाहे वो हमारे देश की चुनावी व्यवस्था में प्रस्तावित एक बहुत बड़ा बदलाव हो या हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के पूरे संविधान को बदलने की बात हो। और तो और वैश्विक व्यापार के नियमों में भी एक ऐसा मोड़ आया है जो भारत के एक्सपोर्ट्स को सीधा प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इन ढांचागत बदलावों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी के नजरिए से इनके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, उसके हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबर से। हाँ, एक ऐसी खबर जो आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन या ओएनओई, ये शब्द हम सब ने सालों से सुने हैं, कभी डिबेट में, कभी न्यूज़ में। लेकिन आज जो हुआ है वो इसे सिर्फ एक बहस के मुद्दे से निकालकर एक हकीकत बनाने की तरफ पहला बहुत ठोस कदम है। बिल्कुल, ये अब एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आज असल में हुआ क्या है? कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? देखिए, आज यानी 12 दिसंबर 2025 को भारत के केंद्रीय कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन बिल को अपनी मंजूरी दी है। ओके। इस बिल का ऑफिशियल नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और इसका एक सीधा सा पर बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो क्या है? लक्ष्य है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर कराना। इसी कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियस इलेक्शंस या आम भाषा में एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है। मतलब अब ये सिर्फ एक आइडिया या सुझाव नहीं रहा, ये एक फॉर्मल बिल का रूप ले चुका है। और जाहिर है इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अचानक तो नहीं लिया गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों की रिसर्च, कंसल्टेशंस और किसी बड़ी कमेटी की सिफारिशें जरूर होंगी। हाँ, बिल्कुल। इस बिल की जो नींव है वो रखी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक हाई लेवल कमेटी ने। राइट, कोविंद कमेटी। हाँ, इस कमेटी का गठन सितंबर 2023 में किया गया था और इसे यही एक काम सौंपा गया था कि वो ओएनओई की फीजिबिलिटी, मतलब इसके लागू होने की संभावनाओं, इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसके तरीकों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। और इस कमेटी ने अपना काम काफी गंभीरता से किया, जैसा कि उसके रिपोर्ट के साइज से ही पता चलता है। हाँ, आप कह सकते हैं। कमेटी ने 191 दिनों तक देश भर के एक्सपर्ट्स, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चुनाव आयोग के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और आम जनता से कंसल्टेशन किया। 191 दिन, काफी लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा। और इसके बाद उन्होंने 18,626 पन्नों की एक विशाल रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 18,626 पेज। जी हाँ, उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए ही शायद एक अलग कमेटी बनानी पड़ जाए। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये दिखाता है कि इस विषय पर कितनी गहराई से, हर एंगल से काम किया गया है। बिल्कुल। तो आज कैबिनेट ने जो बिल पास किया है वो इसी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को कानूनी जामा पहनाने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये हमारे सिलेबस के किन-किन हिस्सों से सीधे तौर पर जुड़ता है? देखिए, ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 2 का, आप कह सकते हैं, दिल है। द हार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। ओके। ये सीधे सीधे आपके सिलेबस के कई की एरियाज को टच करता है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो ये हिस्सा तो कवर हो ही गया। राइट। दूसरा, functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure. ओएनओई का सबसे बड़ा असर और सबसे बड़ा विवाद हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर ही पड़ेगा। तीसरा,
Parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges, and issues arising out of these. और चौथा, salient features of the Representation of People's Act. मतलब ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लगभग हर बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रीलिम्स में इससे जुड़े प्रपोज आर्टिकल्स पर सवाल आ सकते हैं, मेंस में इसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में तो इस पर आपकी राय जरूर मांगी जाएगी। ये एक 360 डिग्री टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो साफ है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा इतिहास में चलते हैं। क्या भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है या हम पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक बिल्कुल नया आइडिया है जो अभी कुछ सालों से डिस्कस हो रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन सच तो ये है कि भारत ने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही की थी। अच्छा। हाँ, 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक, मतलब पहले 4 आम चुनावों तक, भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो फिर ये सिलसिला टूटा कैसे? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ऐसी क्या नौबत आई कि केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग-अलग होने लगे? ये साइकिल टूटा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता के कारण। इसकी शुरुआत 1968 और 1969 में हुई। उस दौर में तो दल बदल की राजनीति भी बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, आया राम गया राम का दौर था वो। दल बदल और गठबंधन सरकारों के गिरने की वजह से कुछ राज्यों की विधानसभाओं को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना पड़ा। तो वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस हुए होंगे। एग्जैक्टली, वहां मिड टर्म इलेक्शंस हुए और उनका चुनावी कैलेंडर देश के बाकी हिस्सों से अलग हो गया। उनका साइकिल डिस्टर्ब हो गया। और फिर केंद्र के स्तर पर भी ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ, सबसे बड़ा झटका 1970 में लगा, जब चौथी लोकसभा को भी उसके कार्यकाल से 1 साल पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में चुनाव करा दिए गए। ओके। बस यहीं से केंद्र और राज्यों के चुनावी चक्र पूरी तरह से अलग हो गए और भारत उस परपेचुअल इलेक्शन मोड यानी हमेशा चुनावी मोड में चला गया, जिससे निकलने की बात आज हो रही है। मतलब ये जो हम आज देखते हैं कि हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, ये हमारे लोकतंत्र का ओरिजिनल डिजाइन नहीं था, बल्कि बाद में हालातों की वजह से बना। बिल्कुल, इट वॉज अ डिविएशन, नॉट द नॉर्म। तो क्या इसे वापस पटरी पर लाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, कोविंद कमेटी से पहले? बिल्कुल हुई हैं। समय समय पर कई बड़ी संस्थाओं ने इसकी वकालत की है। सबसे पहले 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170th रिपोर्ट में ओएनओई का पुरजोर समर्थन किया था। और उन्होंने क्या कारण दिए थे? उन्होंने 2 बड़े कारण दिए थे। पहला, अलग अलग चुनाव कराने का भारी भरकम खर्च, और दूसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार-बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लगने से होने वाला पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब शासन के कामों का ठप पड़ जाना। हाँ, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स आज भी ओएनओई के पक्ष में सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं। लॉ कमीशन के अलावा और किसने इसका समर्थन किया? इसके बाद 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस, लॉ एंड जस्टिस ने अपनी 79th रिपोर्ट में भी इसी बात को दोहराया। फिर 2017 में नीति आयोग ने अपने डिस्कशन पेपर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड द व्हाट, व्हाई एंड हाउ में इसका एक पूरा रोड मैप पेश किया था। तो आप देख सकते हैं कि कोविंद कमेटी कोई हवा में नहीं बनी है, वो इन सभी पुरानी सिफारिशों की एक परिणति है, एक लॉजिकल कंक्लूजन है। ठीक है, ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी था। अब इस बिल से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं जो बार बार सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की परिभाषा क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ एक ही दिन वोटिंग होगी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक वोटर लोकसभा और अपनी राज्य विधानसभा के लिए वोट एक ही समय सीमा के भीतर डालता है। एक ही समय सीमा के भीतर मतलब हो सकता है वोट डालने का दिन एक ही हो या फिर चुनाव को अलग अलग फेजेस में, जैसे अभी होता है, हफ्तों तक कराया जाए, लेकिन दोनों चुनाव का साइकिल एक साथ चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल कैलेंडर बनाना है, ना कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म करना, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। ठीक है। बिल में एक और शब्द का जिक्र है, अपॉइंटेड डेट। ये क्या है? इसका क्या महत्व है? अपॉइंटेड डेट कोविंद समिति के प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। ये एक तरह की कट ऑफ तारीख होगी। कट ऑफ तारीख? हाँ,
बिल के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए इस तारीख की घोषणा करेगी। इस अपॉइंटेड डेट के बाद जो पहली लोकसभा का गठन होगा, वहीं से ONOE का नया सिंक्रोनाइज साइकिल शुरू माना जाएगा। और जो राज्य सरकारें साइकिल के बीच में आएंगी, उनका क्या होगा? मान लीजिए अपॉइंटेड डेट के 1 साल बाद किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो क्या उस विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा? नहीं, और यही इस प्रस्ताव का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। अपॉइंटेड डेट के बाद बनने वाली किसी भी नई विधानसभा का कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं होगा। तो कितना होगा? उसका कार्यकाल सिर्फ उतना ही होगा जितना अगली लोकसभा के चुनाव तक बचा हो। यानी उसके कार्यकाल को छोटा कर दिया जाएगा, ट्रंकेट कर दिया जाएगा, ताकि वो लोकसभा के साथ अलाइन हो सके। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और यहीं से फेडरलिज्म पर बहस शुरू होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए ONOE लागू हो गया, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो गए, लेकिन 2 साल बाद किसी राज्य में सरकार गिर जाती है या केंद्र में ही सरकार विश्वास मत खो देती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाती है, तो क्या होगा? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। क्या हम फिर से मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे और पूरे साइकिल को तोड़ देंगे? फिर तो हम वापस वहीं आ जाएंगे। ये इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका समाधान भी कोविंद कमेटी ने सुझाया है। इसके लिए 2 मुख्य सुझाव हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जर्मनी में है शायद। बिल्कुल सही, जर्मनी के संविधान से ये आइडिया लिया गया है। इसका मतलब है कि जब आप किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो आपको साथ में ये भी बताना होगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा और किसके नेतृत्व में बनाएगा। अच्छा, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव भी लाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप सिर्फ सरकार गिराने के लिए सरकार नहीं गिरा रहे, बल्कि आपके पास एक वायबल ऑल्टरनेटिव भी है। इससे राजनीतिक अस्थिरता कम होगी। ये तो एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। और दूसरा सुझाव? दूसरा सुझाव यह है कि अगर किसी भी वजह से मिड टर्म इलेक्शंस कराने ही पड़ते हैं, चाहे राज्य में या केंद्र में, तो जो नई लोकसभा या विधानसभा बनेगी, उसका कार्यकाल पूरे 5 साल का नहीं होगा। फिर उसका कार्यकाल सिर्फ बची हुई अवधि और रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही होगा। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए 2030 में एक साथ चुनाव हुए, 2032 में केंद्र सरकार गिर गई और मिड टर्म इलेक्शन हुए, तो जो नई सरकार 2032 में बनेगी वो सिर्फ 2035 तक ही काम करेगी, 2037 तक नहीं। ताकि 2035 में वो वापस नेशनल साइकिल के साथ जुड़ सके। एग्जैक्टली। इससे इलेक्टोरल साइकिल ब्रेक नहीं होगा, वो सिंक्रोनाइज रहेगा। ठीक है। और एक टर्म जो बार बार आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, और उससे होने वाला गवर्नेंस पैरालिसिस, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या MCC इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक सेट है जो चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही लागू हो जाता है और नतीजे आने तक प्रभावी रहता है। और इसका मकसद फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। इस दौरान सत्ता में मौजूद सरकार कोई भी ऐसी नीतिगत घोषणा या वित्तीय अनुदान नहीं दे सकती जो वोटरों को प्रभावित कर सके, कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती। अब सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, कहीं पंचायत चुनाव होते हैं, कहीं उपचुनाव। हाँ, देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये होता है कि देश का कोई ना कोई हिस्सा लगभग पूरे साल MCC के दायरे में रहता है। इससे विकास के काम जो ऑनगोइंग है वो तो चलते रहते हैं, लेकिन नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसी को गवर्नेंस पैरालिसिस कहते हैं। ONOE का एक बड़ा तर्क यही है कि ये पैरालिसिस 5 साल में सिर्फ एक बार, कुछ हफ्तों के लिए होगा, बार बार नहीं। ये तो हुई कॉन्सेप्ट्स की बात। अब आते हैं इस बिल के सबसे टेक्निकल हिस्से पर, जो प्रीलिम्स के लिए कतई जरूरी है। इसमें कौन-कौन से बड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित हैं? इसमें 2 नए आर्टिकल जोड़ने का प्रस्ताव है जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जी। पहला है प्रपोज्ड आर्टिकल 82A। ये एक बिल्कुल नया अनुच्छेद होगा संविधान में। आर्टिकल 82A? हाँ, ये केंद्र सरकार को ये शक्ति देगा कि वो अपॉइंटेड डेट के बाद बनने वाली राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा कर सके, ताकि उन्हें लोकसभा के साथ सिंक किया जा सके। ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की, उसे ये आर्टिकल कानूनी आधार देगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे राज्यों के अधिकारों में दखल अंदाजी हुई। उनका 5 साल का कार्यकाल तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। क्या इसके लिए राज्यों की सहमति नहीं चाहिए होगी? और यहीं पर इस बिल का सबसे बड़ा कानूनी दांवपेच है। सरकार का तर्क है कि आर्टिकल 82A को पास कराने के लिए आर्टिकल 368 के तहत राज्यों की सहमति
यानी कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? उनका मानना है कि ये सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है जो एक बार के लिए इलेक्टोरल कैलेंडर को रीसेट करने के लिए है। विपक्ष इसे फेडरलिज्म पर हमला बताएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा, ये तय है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा प्रस्तावित आर्टिकल कौन सा है? दूसरा है प्रोपोज्ड आर्टिकल 324A। 324A। हाँ, ये अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को ये शक्ति देगा कि वो संसद और विधानसभाओं के चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी एक कॉमन इलेक्टोरल रोल और ECI की देखरेख में करा सके। मतलब तीनों स्तर के चुनाव एक साथ। तो क्या इसके लिए भी राज्यों की सहमति नहीं चाहिए? लोकल बॉडीज तो पूरी तरह से स्टेट लिस्ट का विषय है। नहीं, इसके लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। अच्छा, तो यहाँ पर अलग अप्रोच है। बिल्कुल, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट संविधान की 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट 2 का एंट्री 5 है। इसमें कोई भी बदलाव सीधे तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है और आर्टिकल 368 के अनुसार ऐसे किसी भी संशोधन के लिए संसद में 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति लेनी ही पड़ेगी। तो सरकार विधानसभाओं के लिए अलग और स्थानीय निकायों के लिए अलग रास्ता अपना रही है। एग्जैक्टली। एक को बिना रैटिफिकेशन के पास कराने की कोशिश है, दूसरे के लिए रैटिफिकेशन जरूरी है। तो यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का क्या होगा, जहां अपनी विधानसभाएं हैं? उनके लिए एक अलग बिल लाया जाएगा जिसका नाम होगा यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। ये बिल 2 मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगा। पहला गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। और इन संशोधनों से क्या होगा? इन संशोधनों के जरिए इन तीनों विधानसभाओं के कार्यकाल को भी नेशनल साइकिल के साथ सिंक कर दिया जाएगा। चलिए, ये टेक्निकल डिटेल्स तो साफ हो गई। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ONOE के पक्ष में सबसे मजबूत प्रशासनिक और आर्थिक तर्क क्या हैं? सबसे बड़ा तर्क है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग, यानी प्रशासनिक दक्षता और पैसे की बचत। कोविन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव कराने का अनुमानित खर्च लगभग 60,000 करोड़ था। 60,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ ECI का खर्च नहीं है, इसमें राजनीतिक दलों का खर्च, सुरक्षा बलों की तैनाती का खर्च और बाकी सब कुछ शामिल है जो इकोनॉमी से डाइवर्ट होता है। अगर राज्यों के चुनाव भी अलग अलग होते हैं तो ये खर्च और बढ़ जाता है। ONOE से ये सारा खर्च एक ही बार में होगा, जिससे हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे देश के विकास कार्यों में, हेल्थ में, एजुकेशन में लगाया जा सकता है। और पॉलिसी पैरालिसिस वाला पॉइंट, वो भी एक बड़ा प्रशासनिक तर्क है। बिल्कुल, वो दूसरा सबसे बड़ा प्रशासनिक तर्क है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बार बार MCC लगने से विकास कार्य रुक जाते हैं। ONO से देश को एक अनइंटरप्टेड 5-year पीरियड फॉर गवर्नेंस मिलेगा, जहां सरकार बिना चुनावी दबाव के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर फोकस कर पाएगी। और कोई तर्क इसके पक्ष में? हाँ, एक तीसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे वोटर टर्नआउट बढ़ सकता है। कई लोगों के लिए, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए, साल में 2-3 बार अपने गांव जाकर वोट डालना मुश्किल होता है। अगर एक ही बार में वोट डालना हो तो शायद ज्यादा लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ये तो हुए पक्ष में तर्क, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष और कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इसका इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके राजनीतिक और संघीय तर्क क्या हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा और पहला तर्क ये है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी फेडरल है। उनका कहना है कि ये भारत के संघीय ढांचे, जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर सीधा हमला है। कैसे? उनका मानना है कि इससे राज्यों की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, यानी राजनीतिक स्वायत्ता, खत्म हो जाएगी और सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बढ़ेगा। इस तर्क को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। क्षेत्रीय आवाजें कैसे दबेंगी इससे? ये कोटेल इफेक्ट की वजह से होगा। कोटेल इफेक्ट? हाँ, कोटेल इफेक्ट राजनीति विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक बहुत लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता, जैसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, उसकी एक लहर होती है। उस लहर में वोटर उसी पार्टी के राज्य स्तर के उम्मीदवारों को भी वोट दे देता है, भले ही वो उम्मीदवार उतना काबिल ना हो या राज्य के मुद्दे बिल्कुल अलग हों। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाता है? बिल्कुल। जब आप लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही दिन, एक ही EVM पर एक के बाद एक बटन दबाएंगे,
तो बहुत ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब राज्य के स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, बिजली, पानी पर हावी हो जाएंगे। क्या इस कोटेल इफेक्ट को लेकर कोई डेटा बेस्ड रिसर्च हुई है भारत में, या ये सिर्फ एक धारणा है? नहीं, इस पर रिसर्च हुई है। IDFC इंस्टीट्यूट ने भारत में हुए पिछले चुनावों के डेटा का एनालिसिस करके एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी की है। और उस स्टडी में क्या पाया गया? उनकी रिसर्च के मुताबिक जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो 77%, 77% संभावना होती है कि वोटर दोनों चुनावों में एक ही राजनीतिक दल को चुनेगा। 77%? हाँ, लेकिन जब यही चुनाव 6 महीने के अंतर पर होते हैं तो ये संभावना घटकर 61%, 61% रह जाती है। ये 16% का अंतर तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये 16% का स्विंग किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकता है, और ये सीधे तौर पर क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचाएगा जिनकी पूरी राजनीति ही स्थानीय मुद्दों पर टिकी होती है। वैनो से भारत की राजनीति प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो सकती है, जहां सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीता जाएगा। ये तो एक बहुत ही गंभीर चिंता है। अब संवैधानिक और कानूनी चुनौतियों पर आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का तर्क कितना मजबूत है? ये सबसे बड़ी कानूनी चुनौती होगी। आर्टिकल 172 के तहत हर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। ये 5 साल का कार्यकाल जनता के दिए हुए मैंडेट यानी जनमत का प्रतीक है। किसी विधानसभा के कार्यकाल को सिर्फ एक नेशनल कैलेंडर से सिंक करने के लिए छोटा कर देना उस राज्य की जनता के जनादेश का अपमान माना जा सकता है। तो विपक्ष इसी को आधार बनाएगा? हाँ, विपक्ष इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क देगा कि ONOA फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो कि केशवानंदा भारती केस 1973 के अनुसार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और बेसिक स्ट्रक्चर को संसद भी अमेंड नहीं कर सकती। और सरकार के आर्टिकल 82A को बिना स्टेट रेटिफिकेशन के पास कराने की रणनीति का क्या होगा? वो लीगली कितना साउंड है? वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना तय है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। सरकार शायद SR बोम्मई केस 1994 का हवाला दे, लेकिन विपक्ष ये तर्क देगा कि किसी विधानसभा का कार्यकाल छोटा करना उसकी शक्तियों को कम करने जैसा है, और इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। इस पर एक लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिलेगी। ये तो हुई कानूनी और राजनीतिक बातें, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में क्या ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां हैं? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं भी? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, और शायद हमने अभी तक उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है EVMs और VVPATs की जरूरत। वो तो दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव कराने के लिए हमें लगभग दोगुनी संख्या में EVMs और VVPATs की जरूरत पड़ेगी। इसका शुरुआती खर्च ही 4,500 करोड़ से ज्यादा का होगा। सिर्फ मशीनें खरीदने का खर्च? हाँ, और ये मशीनें 15 साल में खराब हो जाती हैं। इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो एक अनुमान के मुताबिक हर 15 साल में सिर्फ इन मशीनों को खरीदने और बदलने पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। तो जो कॉस्ट सेविंग का तर्क है वो यहाँ आकर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और सुरक्षा बलों की तैनाती, वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है। वो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है। अभी तो ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। एग्जैक्टली। अभी क्योंकि चुनाव स्टैगर्ड होते हैं तो फोर्सेस को मूव करना संभव हो पाता है। लेकिन जब पूरे देश में, हर राज्य में, हर बूथ पर एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें या तो CAPF की संख्या कई गुना बढ़ानी पड़ेगी, या फिर चुनावों की क्वालिटी से, सिक्योरिटी से समझौता करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आगे क्या होगा इस बिल का? देखिए, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या इस पर सीधे वोटिंग होगी? मुझे नहीं लगता। इतनी बड़ी संवैधानिक और राजनीतिक अहमियत को देखते हुए ये लगभग तय है कि इसे सीधे वोटिंग के लिए नहीं रखा जाएगा। इससे पहले एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को भेजा जाएगा। JPC, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। हाँ, JPC इस पर और विस्तार से चर्चा करेगी, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट देगी। निष्कर्ष यही है कि ONOE का विचार आकर्षक जरूर है, लेकिन इसे लागू करने की राह बहुत जटिल है। और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या हो सकता है? कंक्लूजन यही है कि लोकतंत्र में एफिशिएंसी यानी दक्षता जरूरी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फेडरलिज्म की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। वन नेशन की धारणा को मेनी वॉइसेस यानी भारत की विविधता और अनेकता पर हावी नहीं होना चाहिए।
एक व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना ही आगे का सबसे सही रास्ता है। एक बहुत ही व्यापक और संतुलित विश्लेषण। ओएनओए के हर पहलू पर हमने विस्तार से बात की। और देखिए, लोकतंत्र में सहमति और प्रक्रिया कितनी जरूरी है, इसका एक और उदाहरण हमें न्यायपालिका में देखने को मिल रहा है। हाँ, खास तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के चल रहे कोलिजियम विवाद में। द हिंदू में आज इस पर एक बहुत अच्छा संपादकीय छपा है। हाँ, और ये मामला सिर्फ एक जज के ट्रांसफर का नहीं है। ये भारत में जजों की नियुक्ति करने वाली कोलिजियम सिस्टम के कामकाज के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि मद्रास हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज जस्टिस जे निशा बानू का ट्रांसफर केरला हाईकोर्ट में कर दिया गया है। तो इसमें विवाद क्या है? जजों के ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। विवाद ट्रांसफर में नहीं, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसमें है। हुआ ये कि जस्टिस निशा बानू ने अभी तक केरल जाकर अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। वो कानूनी रूप से अभी भी ट्रांसफर प्रोसेस में है। ओके। लेकिन इस बीच उनके बिना ही मद्रास हाईकोर्ट के कोलिजियम की बैठक हो गई और उस बैठक में हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के लिए कुछ वकीलों के नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेज दी गई। अच्छा, मतलब कोलिजियम के एक सदस्य के बिना ही मीटिंग हो गई। हाँ, और इस पर तमिलनाडु की राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है और कोलिजियम की कॉम्पोजिशन यानी उसकी संरचना पर ही सवाल उठा दिया है। ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 2 के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये अपॉइंटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी जैसे टॉपिक्स को सीधे सीधे कवर करता है। और ये हमें कोलिजियम सिस्टम के बारे में भी बताता है। बिल्कुल, ये हमें कोलिजियम सिस्टम के अपारदर्शी यानी ओपेक और अक्सर मनमाने लगने वाले कामकाज को समझने में मदद करता है। तो कोलिजियम सिस्टम के नियम क्या हैं? ये काम कैसे करता है? थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोलिजियम सिस्टम का जिक्र भारत के संविधान में कहीं नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ये संसद के किसी कानून से भी नहीं बना है। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों से विकसित हुआ है, जिन्हें हम कलेक्टिवली 3 जजेस केसेस के नाम से जानते हैं, जो 1981, 1993 और 1998 में हुए थे। ओके, 3 जजेस केसेस। हाँ, सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को प्राइमेसी दी जाएगी और ये राय वो 2 वरिष्ठतम जजों से सलाह मशवरा करके बनाएंगे। यहीं से कोलिजियम का जन्म हुआ। और हाई कोर्ट के कोलिजियम के लिए क्या नियम है? हाई कोर्ट कोलिजियम के लिए नियम ये है कि इसमें उस कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे वरिष्ठ पुइजने जज शामिल होंगे। पुइजने जज ये क्या होता है? तो प्यूने एक पुराना फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है बाद में जन्मा या जूनियर। जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कोर्ट के किसी भी अन्य जज को प्यूनी जज कहा जाता है। तो नियम के अनुसार कोलिजियम में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए? बिल्कुल। इस मामले में जस्टिस निशा बानू मद्रास हाईकोर्ट की दूसरी सबसे वरिष्ठ जज हैं। इसका मतलब है कि वो कोलिजियम का एक अभिन्न हिस्सा है। तो संपादकीय का मुख्य तर्क क्या है? वो इस प्रक्रिया को गलत क्यों बता रहा है? संपादकीय का पूरा तर्क प्रोसीजरल इंटेग्रिटी यानी प्रक्रियात्मक अखंडता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोसीजरल इंटेग्रिटी? हाँ, उनका कहना है कि किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ सही फैसले ना लें, बल्कि सही तरीके से फैसले लें। The procedure is as important as the outcome. Justice must not only be done, but must also be seen to be done. बिल्कुल वही बात। यहाँ पर डिफैक्टो बनाम de jure स्टेटस का सवाल खड़ा होता है। ये de facto और de jure क्या है? De jure एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है बाय लॉ यानी कानूनी रूप से। केंद्र सरकार ने जस्टिस बानू के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो डी ज्यूरे वो ट्रांसफर हो चुकी हैं। और डी फैक्टो? डी फैक्टो का मतलब है इन फैक्ट या इन रियलिटी यानी वास्तविक रूप से। जब तक जस्टिस बानू केरल जाकर अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेती, तब तक वो डी फैक्टो मद्रास हाईकोर्ट की ही जज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो फिजिकली केरल हाईकोर्ट ज्वाइन नहीं कर लेती, उन्हें मद्रास हाईकोर्ट कोलिजियम की बैठक से बाहर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, संपादकीय का यही तर्क है। उन्हें बैठक से बाहर रखकर उनकी जगह उनसे जूनियर जज को कोलिजियम में शामिल करना पूरी चयन प्रक्रिया की लेजिटिमेसी यानी वैधता पर सवाल उठाता है। इससे तो गलत संदेश भी जाता है। बहुत गलत। इससे ये संदेश जाता है कि कोलिजियम उन जजों को बाहर रखना चाहता था जो शायद प्रस्तावित नामों से सहमत नहीं होते। इससे भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के आरोपों को भी बल मिलता है। तो आगे का रास्ता क्या है? संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि मद्रास हाईकोर्ट कोलिजियम को इस पर अपनी चुप्पी तोड़कर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये घटना एक बार फिर कोलिजियन सिस्टम में पारदर्शिता और सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में आज एक दुखद खबर भी है। हाँ, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो भारतीय राजनीति के एक बहुत ही सम्मानित और अनुभवी नेता थे। बिल्कुल, और उनका लंबा करियर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुख्य योगदान क्या थे जिन्हें एक एस्पिरेंट को मेंस के नजरिए से याद रखना चाहिए? उनके 3 मुख्य योगदान हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। पहला, संसदीय सुधार, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। जब वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष स्पीकर थे, उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। क्या थे वो? अच्छा, ये उन्होंने शुरू किया था। हाँ, और दूसरा, उन्होंने ही लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, अ लाइव टेलीकास्ट, दूरदर्शन पर शुरू करवाया। ये पारदर्शिता की दिशा में क्रांतिकारी कदम था, जिसने संसद को आम जनता के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। और गृह मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल? वो उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है, जो संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा है। वो 2004 से 2008 तक यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे। 26/11 मुंबई हमले के समय वही गृह मंत्री थे। हाँ, और नवंबर 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज के दौर में जहां मंत्री अपनी विफलताओं के लिए इस्तीफा देने से कतराते हैं, ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का एक दुर्लभ और बड़ा उदाहरण है। और तीसरा योगदान? तीसरा, उन्होंने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज DRSCs के सिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समितियां संसद का मिनी पार्लियामेंट कही जाती हैं, जहां बिल्स और पॉलिसीज पर विस्तार से चर्चा होती है। शिवराज पाटिल ने इनकी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने में योगदान दिया। तो कुल मिलाकर वो एक बेहतरीन सांसद, एक सुधारवादी स्पीकर और एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं। हमारे पड़ोस बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं अभूतपूर्व खबर आ रही है। बिल्कुल, ये खबर न सिर्फ बांग्लादेश के भविष्य बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश का 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 12 फरवरी 2026 को होगा। लेकिन ये तो एक सामान्य खबर लगती है, इसमें अभूतपूर्व क्या है? अभूतपूर्व ये है कि इस चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर नाम के एक दस्तावेज पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह रेफरेंडम भी कराया जाएगा। चुनाव और रेफरेंडम एक साथ? हाँ, इसीलिए इसे ट्विन पोल्स कहा जा रहा है। एक ही साथ चुनाव भी और रेफरेंडम भी। जुलाई चार्टर, ये क्या है? और ये सब हो क्यों रहा है? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें अगस्त 2024 में जाना होगा, जब एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया था। राइट। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार, एन इंटरिम गवर्नमेंट, का गठन हुआ था, जिसका मुख्य काम देश में राजनीतिक सुधार करके निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो जुलाई चार्टर इसी अंतरिम सरकार का प्रस्ताव है? बिल्कुल, जुलाई चार्टर इसी अंतरिम सरकार द्वारा पेश किया गया सुधारों का एक खाका है। इसे बांग्लादेश के सेकेंड रिपब्लिक का ब्लूप्रिंट, यानी एक नए गणतंत्र की नींव माना जा रहा है। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ता है? ये GS पेपर 2 के इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस वाले हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट दोनों पॉलिसीज का एक प्रमुख स्तंभ है। वो सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। बिल्कुल, ढाका में होने वाला कोई भी बड़ा राजनीतिक या संवैधानिक बदलाव सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय कूटनीति को प्रभावित करता है। तो इस जुलाई चार्टर में ऐसे कौन से बड़े सुधार प्रस्तावित है जो बांग्लादेश को पूरी तरह बदल सकते हैं? इसमें कई क्रांतिकारी सुधार हैं, लेकिन 4 सबसे बड़े हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम की वापसी। केयरटेकर गवर्नमेंट, ये क्या था? बांग्लादेश में पहले ये व्यवस्था थी कि चुनाव के समय सत्ताधारी पार्टी इस्तीफा दे देती थी और एक तटस्थ, गैर दलीय कार्यवाहक सरकार की देखरेख में चुनाव होते थे, ताकि कोई धांधली न हो। 2011 में शेख हसीना की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इस प्रणाली को खत्म कर दिया था, जो कि एक बड़ा राजनीतिक विवाद का कारण बना। जुलाई चार्टर इसे वापस ला रहा है। ये तो चुनाव सुधार की बात हुई। सरकार के ढांचे में क्या बदलाव प्रस्तावित है? वो दूसरा बड़ा सुधार है बाइकैमरलिज्म, यानी द्विसदनीय विधायिका की स्थापना।
मतलब 2 सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश की संसद, जिसे जातीय संसद कहते हैं, एक सदनीय है, यानी वहां सिर्फ एक सदन है। जुलाई चार्टर में एक 100 सदस्यीय उच्च सदन एंड अपर हाउस बनाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद कानूनों पर और बेहतर बहस सुनिश्चित करना और सत्ता को चेक एंड बैलेंस करना है। ये तो काफी हद तक भारतीय मॉडल जैसा लग रहा है। और तीसरा सुधार है टर्म लिमिट्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कार्यकाल की सीमा और शक्तियों का पृथक्करण। इसका क्या मतलब है? इसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकालों से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सिर्फ 2 टर्म? हाँ, और साथ ही जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख नहीं हो सकता। इसका सीधा उद्देश्य सत्ता को किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से रोकना है, जो कि दक्षिण एशियाई देशों की एक बड़ी समस्या रही है। और चौथा सुधार है बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि फरवरी 2026 का चुनाव जीतने वाली किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए इस चार्टर में बताए गए 30 प्रमुख सुधारों को लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग होगा। मतलब वो इससे मुकर नहीं सकते? नहीं। जनमत संग्रह के जरिए इस चार्टर पर जनता की मोहर लगवाई जाएगी, ताकि इसे एक डेमोक्रेटिक मैंडेट मिल सके। तो भारत के लिए इसके रणनीतिक निहितार्थ क्या है? What are the strategic implications for India? देखिए, भारत के लिए एक नई और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। भारत की पारंपरिक सहयोगी अवामी लीग, जो दशकों से सत्ता में थी और जिसके साथ भारत के बहुत गहरे संबंध थे, वो इस समय हाशिए पर है। और अब नई पॉलिटिकल पार्टीज सामने आएंगी। हाँ, नई राजनीतिक व्यवस्था में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और यहाँ तक कि जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां भी मुख्य धारा में आ सकती हैं, जिनके साथ भारत के संबंध हिस्टोरिकली उतने सहज नहीं रहे हैं। भारत को अब ढाका में सभी पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ नए सिरे से एंगेजमेंट करना होगा। और सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत के लिए एक स्थिर, लोकतांत्रिक और मित्रवत बांग्लादेश बहुत जरूरी है, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सुरक्षा और विकास के लिए। हाँ, BBIN जैसी परियोजनाएं। बिल्कुल। BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का विकास सीधे तौर पर बांग्लादेश के सहयोग पर निर्भर करता है। अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इसलिए भारत इस पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रहा है। ये तो है। ये दक्षिण एशिया में बॉटम अप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक अभूतपूर्व प्रयोग है, जहां जनता सीधे रेफरेंडम के जरिए अपने देश का नया संविधान लिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगली खबर मेक्सिको से है, जो भारत के लिए एक बड़े झटके की तरह आई है। हाँ, ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी चिंताजनक है। मेक्सिको ने उन सभी देशों से होने वाले आयात पर 5% से लेकर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। सभी देशों पर? नहीं, सिर्फ उन देशों पर जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और क्योंकि भारत का मेक्सिको के साथ कोई FTA नहीं है, तो हम भी इसकी चपेट में आ गए। बिल्कुल। इसका सीधा और बहुत नकारात्मक असर भारत, चीन और वियतनाम जैसे देशों पर पड़ेगा। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? GS पेपर 3 में ये कहाँ फिट होता है? ये GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी वाले हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स और दूसरे देशों की ट्रेड पॉलिसीज भारत के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। ये GS पेपर 2 IR का भी हिस्सा है, क्योंकि ये इंडिया मेक्सिको बायलैटरल रिलेशन से जुड़ा है। इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे क्या कोई भू राजनीतिक कारण है, या यह सिर्फ मेक्सिको की अपनी आर्थिक नीति है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल है, जिसमें मुख्य खिलाड़ी अमेरिका और चीन है। और भारत उसमें फंस गया? हाँ, भारत उसमें कोलैटरल डैमेज यानी अनायास ही चपेट में आ गया है। असल में 2026 यानी 2026 में USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट का रिव्यू होना है। ये वही समझौता है जिसने NAFTA को रिप्लेस किया था। बिल्कुल। अमेरिका पिछले कुछ समय से मेक्सिको पर यह दबाव डाल रहा है कि वो चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एक बैकडोर के रूप में इस्तेमाल ना होने दे। बैकडोर से क्या मतलब है? ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट एक तरीका है जिससे देश टैरिफ से बचते हैं। मान लीजिए अमेरिका ने चीन के स्टील पर 25% का टैरिफ लगाया है, तो चीन क्या करता है कि अपना स्टील सीधे अमेरिका ना भेजकर पहले मेक्सिको भेजता है। ओके। मेक्सिको में उस पर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके मेड इन मेक्सिको का ठप्पा लगाया जाता है और फिर उसे USMCA के तहत बिना किसी टैरिफ के अमेरिका भेज दिया जाता है। तो अमेरिका इसी बैकडोर एंट्री को रोकना चाहता है। एग्जैक्टली। मेक्सिको ने ये जो नए टैरिफ लगाए हैं वो USMCA रिव्यू से पहले अमेरिका को ये दिखाने का एक प्रयास है कि देखो, हम तुम्हारी चिंताओं को लेकर गंभीर हैं। इस चक्कर में चीन के साथ साथ भारत और वियतनाम भी पिस गए।
तो भारत पर इसका कॉन्क्रीट यानी क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? सबसे ज्यादा और सीधा असर हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक्सिको भारतीय पैसेंजर व्हीकल्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। तीसरा सबसे बड़ा? जी हाँ, फोल्क्सवैगन, हुंडई, जनरल मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां भारत को मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के लिए एक एक्सपोर्ट हब के रूप में इस्तेमाल करती हैं। भारत में बनी गाड़ियां वहां बहुत लोकप्रिय हैं। तो अब उन पर टैरिफ कितना हो जाएगा? अब तक इन पर 20% का टैरिफ लगता था, जो अब बढ़कर 50% हो जाएगा। 50%? हाँ, इससे हमारी गाड़ियां वहां इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनकी कंपेटिटिवनेस लगभग खत्म हो जाएगी। और हमारे ट्रेड बैलेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत का मेक्सिको के साथ एक हेल्दी ट्रेड सरप्लस है, जो लगभग $5.3 बिलियन का है। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हम मेक्सिको को निर्यात ज्यादा करते हैं और वहां से आयात कम करते हैं। ये सरप्लस अब सीधे तौर पर खतरे में है। ऑटोमोबाइल के अलावा और कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे? स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टर्स पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो अब भारत के पास क्या विकल्प हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भारत को तुरंत डिप्लोमेटिक लेवल पर मेक्सिको के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। पहला कदम एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट (पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करना हो सकता है। पीटीए मतलब एक लिमिटेड स्कोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? हाँ, जिसमें कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिया जाता है। अगर वो संभव ना हो तो भारत को कम से कम ऑटोमोबाइल जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए छूट की मांग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हमें अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की कितनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं इकोनॉमी और सोशल जस्टिस सेक्शन पर। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जारी हुई है और इसमें भारत को लेके कुछ बहुत ही चौंकाने वाले और चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसके को डायरेक्टर थॉमस पिकेटी जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इस रिपोर्ट ने भारत में बढ़ती असमानता को लेकर बहुत कठोर टिप्पणी की है। क्या कहा है रिपोर्ट ने? रिपोर्ट ने भारत की मौजूदा स्थिति को एक बिलियनियर राज की संज्ञा दी है और कहा है कि आज का भारत ब्रिटिश राज के दौर से भी ज्यादा असमान, मोर अनइक्वल। ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। मेंस के आंसर में कोट करने के लिए इस रिपोर्ट के कुछ की डेटा पॉइंट्स क्या हैं? डेटा बहुत ही चिंताजनक है और इसे याद रखना चाहिए। पहला, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन यानी संपत्ति का संकेंद्रण। रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। 40%? हाँ, ये आंकड़ा ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटी यानी आय की असमानता। देश के टॉप 10% 10% कमाने वाले लोग कुल राष्ट्रीय आय का 58% 58% हिस्सा ले जाते हैं। और नीचे की 50% आबादी? नीचे की 50% आबादी को राष्ट्रीय आय का सिर्फ 15% हिस्सा मिलता है। ये खाई बहुत बड़ी है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति और पर्यावरण से जुड़ी असमानता पर भी रिपोर्ट में कुछ कहा गया है। हाँ, और वो आंकड़े भी उतने ही खराब हैं। जेंडर गैप पर रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल श्रम आय लेबर इनकम में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 18% है। सिर्फ 18%? हाँ, ये आंकड़ा न सिर्फ ग्लोबल एवरेज 34% से बहुत कम है, बल्कि एशियन एवरेज 28% से भी काफी नीचे है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में महिलाओं की भागीदारी कितनी कम है। और कार्बन इनइक्वालिटी? कार्बन इनइक्वालिटी की बात करें तो टॉप 1% भारतीय अपनी लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं वो कुल उत्सर्जन का 41% है। 41%, जबकि नीचे की 50% आबादी सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जन करती है। तो इन आंकड़ों का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? What does this all mean for India's growth story? इसका सीधा मतलब है कि भारत में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। हमारा विकास का मॉडल के शेप्ड रहा है। के शेप्ड रिकवरी, जिसकी बात पेंडेमिक के बाद बहुत हुई थी। बिल्कुल, के शेप में एक डंडी ऊपर जाती है और एक नीचे। ठीक वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा यानी अमीर वर्ग और संगठित क्षेत्र बहुत तेजी से ऊपर गया है, जबकि दूसरा हिस्सा यानी गरीब वर्ग और असंगठित क्षेत्र या तो वही रह गया है या और नीचे चला गया है। और ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है। नहीं, एक आर्थिक मुद्दा भी है। ये अत्यधिक असमानता डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग को कमजोर करती है, क्योंकि जब बड़ी आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो फैक्ट्रियां उत्पादन किसके लिए करेंगी?
तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या रिपोर्ट में कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं? हर रिपोर्ट एक बहुत ही ठोस समाधान सुझाती है। अमीरों पर एक प्रगतिशील संपत्ति कर लगाना। वेल्थ टैक्स। हाँ, रिपोर्ट का सुझाव है कि भारत के मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स पर 2% से 3% का सालाना टैक्स लगाया जाए और उससे जो पैसा इकट्ठा हो उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस में सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो एक डिबेटेड आइडिया है, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी हो गई है। बिल्कुल। इकोनॉमी से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs को लेकर है। ऐसा लग रहा है कि जो SEZs कभी भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ के इंजन माने जाते थे, वो अब संकट में है। हाँ, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के SEZs में एक बड़ा संकट चल रहा है। पिछले पाँच सालों में 466 SEZ इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। 466 इकाइयां? हाँ, और जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि इस दौरान SEZ से कुल निर्यात तो बढ़ा है, लेकिन वहां पैदा होने वाला रोजगार घटा है। ये तो जॉबलेस ग्रोथ जैसा हुआ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि SEZs अब कैपिटल इंटेंसिव होते जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव नहीं, जो कि भारत जैसे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो सरकार इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कर रही है? एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, रिवर्स जॉब वर्क। ये क्या है? बिल्कुल, सरकार इस संकट से निपटने के लिए रिवर्स जॉब वर्क के नियमों पर विचार कर रही है। ये SEZ फ्रेमवर्क को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस रिवर्स जॉब वर्क के कॉन्सेप्ट को जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, SEZ एक्ट 2005 के तहत SEZ में लगी इकाइयों को एक शर्त पर टैक्स बेनिफिट्स और दूसरी सहूलियतें दी जाती हैं कि वो अपना सारा उत्पादन सिर्फ निर्यात एक्सपोर्ट करेंगी। उन्हें घरेलू बाजार में माल बेचने की इजाजत नहीं होती। बिल्कुल। घरेलू बाजार को कस्टम्स लॉ की भाषा में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब अमेरिका या यूरोप में मंदी आती है तो हमारे SEZs के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। ऐसे में उनकी महंगी मशीनें और ट्रेन्ड वर्कफोर्स खाली बैठे रहते हैं। इसी को आइडल कैपेसिटी कहते हैं। तो रिवर्स जॉब वर्क इस आइडल कैपेसिटी का समाधान है? एकदम सही। रिवर्स जॉब वर्क एक ऐसी नीति होगी जो SEZ इकाइयों को DTA में मौजूद कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग या जॉब वर्क करने की अनुमति देगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक उदाहरण दीजिए। मान लीजिए भारत की कोई कार कंपनी है जो DTA में है। वो अपनी कार के कुछ पार्ट्स बनाने का काम SEZ में बैठी किसी खाली यूनिट को दे सकती है। इससे SEZ यूनिट की कैपेसिटी का इस्तेमाल होगा, उसे रेवेन्यू मिलेगा और सबसे जरूरी, वहां काम करने वाले लोगों की नौकरियां बचेंगी। तो ये प्योरली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल से एक हाइब्रिड मॉडल की ओर एक शिफ्ट है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बदलाव है। अब आते हैं सोशल जस्टिस और एजुकेशन सेक्शन पर। नेशनल सैंपल सर्वे NSS के 80वें दौर के सर्वे का एक विश्लेषण आया है जो भारत की शिक्षा प्रणाली में एक गहरी होती खाई की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, NSS का ये सर्वे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का हिस्सा है और इसके आंकड़े भारत में शिक्षा की हकीकत पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी करते हैं। ये GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य आंकड़े क्या हैं जो एक एस्पिरेंट अपने मेंस के आंसर में सीधे इस्तेमाल कर सकता है? आंकड़े बहुत ही साफ और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में सिर्फ 30.1% बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में यह आंकड़ा 51.4% है। मतलब आधे से ज्यादा शहरी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं। हाँ, अब सबसे बड़ा अंतर देखिए खर्च में। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर माता पिता का औसत वार्षिक खर्च 2863 रुपीस 2863 है। ओके। जबकि एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर यह खर्च 25,002 रुपए 25,002। 25,000? ये तो लगभग 9 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, लगभग 9 गुना ज्यादा। इस सर्वे में शैडो एजुकेशन नाम के कॉन्सेप्ट का भी जिक्र है। ये क्या है और इसके आंकड़े क्या कहते हैं? शैडो एजुकेशन शिक्षाविदों द्वारा प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसे शैडो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के समानांतर उसकी परछाई की तरह चलता है। अच्छा। लगभग 30.7% शहरी छात्र और 25.5% ग्रामीण छात्र प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। ये तो माता पिता पर एक दोहरा बोझ डालता है। बिल्कुल, वो पहले स्कूल की भारी फीस भरते हैं और फिर अच्छी पढ़ाई की उम्मीद में
कोचिंग की भी फीस भरते हैं। तो इस पूरी स्थिति का एक गहरा समाजशास्त्रीय विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक सामाजिक प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका विश्लेषण हम 3 स्तरों पर कर सकते हैं। पहला, ये इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की असमानता को जन्म दे रहा है। कैसे? सरकारी और निजी स्कूलों के बीच गुणवत्ता का अंतर इतना बढ़ गया है कि सरकारी स्कूलों का एक तरह से गेटोइजेशन हो रहा है। गेटोइजेशन का मतलब है कि ये स्कूल अब सिर्फ समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए बनकर रह गए हैं, जबकि मिडिल क्लास और अपर क्लास पूरी तरह से निजी स्कूलों की ओर पलायन कर चुका है। इससे समाज में 2 अलग-अलग वर्ग तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, जिन्हें बचपन से ही अलग अलग तरह की शिक्षा और अवसर मिल रहे हैं। और इसका संवैधानिक पहलू क्या है? वो दूसरा स्तर है। ये संवैधानिक वादे और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को दिखाता है। संविधान का आर्टिकल 21A जिसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए जोड़ा गया था। बिल्कुल, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। लेकिन हकीकत यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। तो ये शिक्षा को अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अधिकार बना देता है। चलिए अब एनवायरनमेंट, साइंस, टेक और सिक्योरिटी के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में पहली खबर विकास और पर्यावरण के बीच के सदियों पुराने संघर्ष को एक बार फिर सामने लाती है। बिल्कुल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि पिछले 2 सालों में यानी 2023 से 2025 के बीच इको सेंसिटिव जोन्स, वन्यजीव गलियारों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली 201 रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं के प्रस्ताव उन्हें मिले हैं। 201 परियोजनाएं, वो भी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज में? हाँ, और इसी अवधि में पूरे भारत में ट्रेन की टक्कर से 44 हाथियों की मौत हुई है। ये आंकड़े तो सीधे सीधे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और हमारे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लक्ष्यों के बीच का टकराव दिखाते हैं। एकदम सही। इको सेंसिटिव जोन्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों ओर शॉक अब्जॉर्बर्स के रूप में अधिसूचित किया जाता है, ताकि विकास का दबाव सीधे कोर एरिया पर ना पड़े। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में इन संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी मिलना ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर झुक रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो एनिमल अंडरपासेस और ओवरपासेस जैसे मिटिगेशन मेजर्स बना रही है, लेकिन 44 हाथियों की मौत का आंकड़ा ये बताता है कि जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन में गंभीर कमियां हैं। एनवायरनमेंट में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से नई प्रजातियों की खोज हुई है। हाँ, और ये खोजें प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली खोज पश्चिमी घाट से है, जिसका नाम है राइनोफिस सिरुवानियंसिस। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सिरुवानी हिल्स जो तमिलनाडु में है, में खोजी गई शील्ड टेल सांप की एक नई प्रजाति है। शील्ड टेल सांप नॉन वेनमस यानी गैर विषैले होते हैं और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। इस खोज की वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सांप कॉफी प्लांटेशंस में पाया गया है, जो कि कोई नेशनल पार्क या सैंक्चुरी नहीं है। अच्छा, ये इस बात का एक और सबूत है कि महत्वपूर्ण जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ही नहीं, बल्कि उनके बाहर इंसानी बस्तियों के आसपास भी मौजूद है। इसलिए हमें कंजर्वेशन का लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच अपनाना होगा। और दूसरी खोज मेघालय से है। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों ने वहां जंपिंग स्पाइडर्स की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं। इनके नाम है एसेमोनिया डेंटिस और कोलिटिस नोंगवार। ये हमारे इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की रिचनेस को दिखाती हैं। बिल्कुल, जो दुनिया के सबसे थ्रेटन्ड हॉटस्पॉट्स में से एक है। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जहां रीजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्रेक थ्रू हुआ है। हाँ, ये खोज भविष्य में इंसानी बीमारियों के इलाज का तरीका बदल सकती है। पुणे के अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एप्पल स्नेल, जिसका साइंटिफिक नेम पोमेसिया कैनालिकुलाटा, हाँ, उसे आंख के पुनर्जनन यानी आई रिजेनरेशन का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में स्थापित किया है। मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक ऐसा जीव जिस पर प्रयोग करके हम इंसानों की बायोलॉजी को बेहतर समझ सकते हैं। आंख का पुनर्जनन मतलब ये घोंघा अपनी आंख दोबारा उगा सकता है? हाँ, और यही इस खोज की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये घोंघा अपनी आंख के किसी भी हिस्से के कट जाने के बाद उससे 25 दिनों के भीतर पूरी तरह से
परफेक्टली फिर से उगा सकता है। वाओ! इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? कौन सा जीन इसके लिए जिम्मेदार है? इस पूरी जादुई प्रक्रिया का मुख्य चालक है एक जीन जिसका नाम है पैक्स6। पैक्स6? हाँ, पैक्स जीन को आंख के विकास के लिए मास्टर कंट्रोल जीन या मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है। ये जीन मक्खी से लेकर इंसान तक लगभग सभी प्रजातियों में आंख के विकास की प्रक्रिया को शुरू और नियंत्रित करता है। तो इस घोंघे में क्या खास है? एप्पल स्नेल में ये जीन वयस्क कोशिकाओं में भी जरूरत पड़ने पर फिर से चालू हो जाता है और पूरी आंख को दोबारा बना देता है। ये क्षमता इंसानी कोशिकाएं एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूण अवस्था के बाद खो देती हैं। तो इसका इंसानों के लिए क्या महत्व है? क्या हम भी भविष्य में अपनी आंखें रीजेनरेट कर पाएंगे? शायद हाँ, अगर वैज्ञानिक ये समझ पाएं कि वयस्क मानव ऊतकों एडल्ट ह्यूमन टिश्यूज में इस पैक्स6 जीन को सुरक्षित रूप से फिर से कैसे ऑन किया जाए, तो ये मानव अंधापन ह्यूमन ब्लाइंडनेस के इलाज में एक क्रांति ला सकता है। खास तौर पर उन बीमारियों में जहां आंख के सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि रेटिना से जुड़ी बीमारियां, ये स्टेम सेल थेरेपी और रीजेनरेटिव मेडिसिन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कमाल है। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस की खबर देखते हैं। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का समापन हुआ है। इस अभ्यास का नाम है गरुड़ा शक्ति 2025 और ये इसका 10वां संस्करण था। ये अभ्यास कहाँ हो रहा था और इसका मुख्य फोकस क्या था? ये अभ्यास भारत में बकलोहो हिमाचल प्रदेश में हो रहा था। इसका मुख्य फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर और दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना था। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के हथियारों और टैक्टिक्स के साथ काम करने की क्षमता। बिल्कुल, इसमें भारत की एलीट पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस और इंडोनेशिया की कोपासुस फोर्सेस ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का रणनीतिक महत्व क्या है? इंडोनेशिया आसियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति है। उसके साथ अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत करना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन का एक अहम हिस्सा है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का प्रतीक है। चलिए अब दिन भर की खबरों का एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं हमारे प्रीलिम्स फैक्ट्स के सेगमेंट में। जरूर, मैं हर तथ्य को धीरे धीरे 2 बार दोहराऊंगी ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। पहला तथ्य, राइनोफिस सिरुवानिएंसिस या पश्चिमी घाट में खोजी गई शील टेल सांप की एक नई प्रजाति है। एक बार फिर, राइनोफिस सिरुवानिएंसिस पश्चिमी घाट में खोजी गई शील टेल सांप की नई प्रजाति। पैक्स6 जीन ये आंख के विकास और पुनर्जनन के लिए मास्टर रेगुलेटर जीन है। अगेन, पैक्स6 जीन आंख के विकास और पुनर्जनन के लिए मास्टर रेगुलेटर जीन। ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तहत प्रस्तावित नया अनुच्छेद है जो ईसीआई को स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का अधिकार देगा और इसके लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। एक बार फिर, प्रपोज्ड आर्टिकल 324A ईसीआई को स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का अधिकार देगा विद स्टेट रैटिफिकेशन। रिवर्स जॉब वर्क ये एक नीति है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इकाइयों को घरेलू बाजार DTA से विनिर्माण ऑर्डर लेने की अनुमति देती है। अगेन, रिवर्स जॉब वर्क SEZ इकाइयों को DTA से ऑर्डर लेने की अनुमति देने वाली नीति। गरुड़ा शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है जो थल सेना का है। यहाँ ध्यान दें, एक्सरसाइज गरुड़ा भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास है, जबकि गरुड़ा शक्ति भारत और इंडोनेशिया की थल सेना का। एक बार फिर, गरुड़ा शक्ति इंडिया इंडोनेशिया आर्मी स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अनुसार भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास 40% राष्ट्रीय संपत्ति है। अगेन, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भारत के टॉप 1% के पास 40% नेशनल वेल्थ है। जुलाई चार्टर यह बांग्लादेश में राजनीतिक और संवैधानिक सुधार का रोड मैप है जिस पर फरवरी 2026 में जनमत संग्रह होगा। एक बार फिर, जुलाई चार्टर बांग्लादेश का रिफॉर्म रोड मैप। शिवराज पाटिल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री जिन्होंने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड और लोकसभा की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत की। अगेन, शिवराज पाटिल फॉर्मर लोकसभा स्पीकर
who started the Outstanding Parliamentarian Award and live telecast of proceedings. अब आते हैं हमारे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेगमेंट पर। पहला सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। एक साथ चुनावों को शासन में गतिरोध के उपाय के रूप में तर्क दिया जाता है, फिर भी वे भारत की संघीय संरचना के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। कोविंद समिति की सिफारिशों के आलोक में प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव ढांचे का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये 250 शब्दों में 15 अंकों के लिए है। एक बेहतरीन उत्तर की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? इसे कैसे स्ट्रक्चर करें? देखिए, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क देने हैं और फिर एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ONEE को डिफाइन करें और हालिया कैबिनेट मंजूरी का उल्लेख करके कॉन्टेक्स्ट सेट करें। बॉडी को 2 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में ONE के पक्ष में तर्क दें, यहाँ कोविंद समिति की सिफारिशों का हवाला दें। 1. भारी चुनावी खर्च में कमी। 2. बार-बार MCC लगने से पॉलिसी पैरालिसिस का अंत। 3. प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होना। और बॉडी के दूसरे हिस्से में? बॉडी के दूसरे हिस्से में इसकी चुनौतियों और विपक्ष के तर्कों का विश्लेषण करें। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1. संघीय ढांचे पर प्रहार, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। 2. कोटेल इफेक्ट से क्षेत्रीय दलों को नुकसान, IDFC इंस्टीट्यूट का 77% वाला डेटा कोट करें। 3. संवैधानिक बाधाएं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लेख करें। 4. लॉजिस्टिकल चुनौतियां, EVM CAPF। और कंक्लूजन। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल जो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस से है। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच खर्च में बढ़ता अंतर सामर्थ्य के आधार पर 2 स्तरीय नागरिकता बनाता है। हाल के NSS 80 में दौड़ के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। The widening expenditure gap between government and private schools is creating a two-tiered citizenship based on affordability. Discuss this statement in the context of the recent NSS 80th round survey findings. ये 150 शब्दों में 10 अंकों के लिए है। इसका मॉडल आंसर कैसे फ्रेम करें? इसका इंट्रोडक्शन सीधे NSS 80वें दौर के डेटा से करें। मेंशन करें कि निजी स्कूलों में खर्च सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा है। बॉडी में इस कथन को जस्टिफाई करें। बताएं कि ये 2-tier सिटीजनशिप कैसे बना रहा है, जैसे अवसर की असमानता, सरकारी स्कूलों का गेटोइजेशन और आर्टिकल 21A के वादे का उल्लंघन। और कंक्लूजन में इस समस्या के समाधान की बात करें। सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने और कॉमन स्कूल सिस्टम जैसे विचारों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देकर अपना उत्तर समाप्त करें। चलिए, अब समय है आज की लर्निंग को टेस्ट करने का हमारे क्विज सेगमेंट के साथ। मैं सवाल पूछूंगी और मैं जवाब और उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला सवाल, जुलाई चार्टर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश के राजनीतिक सुधारों से जुड़ा है? A. म्यांमार, B. श्रीलंका, C. बांग्लादेश या D. नेपाल? इसका सही उत्तर है C. बांग्लादेश। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, जूली चार्टर बांग्लादेश में एक व्यापक सुधार रोड मैप है जिसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने प्रस्तावित किया है और इस पर फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव के साथ एक जनमत संग्रह होगा। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रिवर्स जॉब वर्क नीति SEZ इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र DTA के लिए माल का निर्माण करने की अनुमति देती है। दूसरा, SEZ इकाइयां वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स MAT से पूरी तरह मुक्त हैं। तो ऑप्शंस हैं A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और नहीं 2। इसका सही उत्तर है A. केवल 1। पहला स्टेटमेंट सही है, सरकार रिवर्स जॉब वर्क की नीति पर विचार कर रही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। SEZs पर MAT लगाने की शुरुआत 2012 में कर दी गई थी। उन्हें MAT से पूरी छूट नहीं है। एक्सीलेंट पॉइंट। तीसरा सवाल, पैक 6 जीन जो हाल ही में समाचारों में था, मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अ. गेहूं में सूखा प्रतिरोधक क्षमता, B. आंख का विकास और पुनर्जनन, C. गहरे समुद्र की मछलियों में बायोलुमिनेसेंस या D. शैवाल में कार्बन प्रच्छादन?
शायद आंख का विकास और पुनर्जनन। इसका सही उत्तर है बी, आंख का विकास और पुनर्जनन। हमने एप्पल स्नेल के उदाहरण से समझा कि पैक्स6 जीन को आई डेवलपमेंट के लिए मास्टर रेगुलेटर जीन माना जाता है। चौथा सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से संशोधन की आवश्यकता होगी? 1. अनुच्छेद 83, 2. अनुच्छेद 172 और 3. अनुच्छेद 356। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। ONOE को लागू करने के लिए संसद आर्टिकल 83 और विधानसभाओं आर्टिकल 172 दोनों के 5 साल के निश्चित कार्यकाल में संशोधन करना होगा। साथ ही अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है तो उस स्थिति को संभालने के लिए आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के प्रावधानों को भी बदलना होगा। और आज का आखिरी सवाल, राइनोफिस सिरुवानिएंसिस जिसकी हाल ही में खोज हुई है, क्या है? ए, एक ट्री फ्रॉग, बी, एक शील्ड टेल स्नेक, सी, एक गेको या डी, एक मीठे पानी का केकड़ा। इसका सही उत्तर है बी, एक शील्ड टेल स्नेक। ये पश्चिमी घाट के सिरुवानी हिल्स में खोजी गई एक गैर विषैली बिल में रहने वाले सांप की प्रजाति है। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें और उनका विस्तृत विश्लेषण। आज के मुख्य बिंदु ये हैं कि आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक और लॉजिस्टिकल पहलुओं को बहुत गहराई से समझा। हमने बांग्लादेश के जुलाई चार्टर के जरिए वहां हो रहे एक बड़े संवैधानिक बदलाव और मेक्सिको के टैरिफ के भारत पर पड़ने वाले भू राजनीतिक और आर्थिक असर का विश्लेषण किया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों और NSS सर्वे के शिक्षा पर निष्कर्षों ने हमें भारत की सामाजिक हकीकत से रूबरू कराया। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए पैक्स6 जीन और नई खोजी गई सांप की प्रजाति राइनोफिस सिरुवानिएंसिस को जरूर याद रखना। बिल्कुल। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।